मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। जो विषय आज हम अध्ययन के लिए लेने वाले हैं, उस विषय पर आने से पूर्व मैं आपको ये याद करा दूँ कि पूर्व में हम मध्यकालीन व्यापार, वाणिज्य और जो व्यापार के अंतर्गत जो वस्तुएं थी, इन सब का अध्ययन हम ई कंटेंट और अपने वीडियोस के द्वारा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं वह है मध्यकालीन व्यापार के क्या साधन थे, किन साधनों से व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक वस्तुओं को ले जाया करता था। उस बात का अध्ययन आज हम करेंगे। इसमें मध्यकालीन व्यापार के साधन, आधुनिक सुव्यवस्थित बाजार, आधुनिक यातायात विशेषकर रेलों की देन है, ये हम सभी जानते हैं। मुगल काल में 18वीं शताब्दी तक दूरस्थ व्यापार के लिए यातायात के साधन वाणिज्य की दृष्टि से कमियों से परिपूर्ण थे। बैलगाड़ी, ऊंट एवं काफिले दूरस्थ व्यापार के मुख्य साधन रहा करते थे। प्रमुख राजकीय मार्गों पर व्यापारिक सुविधाओं के लिए सराय व्यवस्था थी, किंतु साधारणतया व्यापारिक काफिले मूल्यवान वस्तुओं को ही ले जाया करते थे। अधिकांश वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य बंजारों द्वारा ही किया जाता था और खाद्यान्न सामग्री, चीनी, नमक, घी आदि के व्यापार में इन्हीं बंजारों का एकाधिकार समझा जाता था। बंजारे खानाबदोश का जीवन व्यतीत किया करते थे और अपने परिवार के साथ डेरों में रहा करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में आने वाला खर्च अन्य यातायात व्यवस्थाओं से काफ़ी कमतर था, किंतु यह व्यवस्था बहुत धीमी थी और काफिलों के रास्तों में चारागाहों की आवश्यकता के कारण विशेषतः गर्मियों में बंजारों की गतिविधियां बहुत ही धीमी हो जाया करती थी या कम ही समझी जाती थी। यूरोपीय कंपनियों के दस्तावेजों से यह ज्ञात होता है कि नदियों के जरिए होने वाला व्यापार अपेक्षाकृत सस्ता ही पड़ता था। बंगाल, सिंध एवं कश्मीर में नावों के द्वारा सामान ले जाया जाता था। आगरा से प्रतिवर्ष 300 से 500 टन सामान वर्षा ऋतु के समय यमुना एवं गंगा के रास्ते से पटना व बंगाल भेजा जाता था। लाहौर एवं मुल्तान की नदी बंदरगाह थे, जहां से अपेक्षाकृत छोटी नावें थट्टा की ओर जाया करती थी। नदियों द्वारा कितनी बड़ी मात्रा में सामान का निकास होता था, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 10,000 टन नमक ही प्रतिवर्ष नावों के द्वारा आगरा से बंगाल भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का भी निकास होता था। इस तरह से तत्कालीन परिस्थितियों में जिस मात्रा में नदियों से सामान की ढुलाई होती थी, वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। कुछ एक तत्कालीन संदर्भ यदि हम देखें तो हमको पता चलता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, जैसा कि आइन ने अकबरी में दी गई है, उस कीमतों के आधार पर एक ऊंट द्वारा आगरा से सूरत को ले जाने वाले गेहूं की कीमत में कम से कम 4 गुना वृद्धि हो जाती थी, जबकि यह वृद्धि सफ़ेद खांड पर 2 गुना ही हुआ करती थी। वस्तुतः बंजारों द्वारा ढोए गए माल में वृद्धि का निश्चित पैमाना प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन है। नदी यातायात के संबंध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस पद्धति में वाहन खर्च काफ़ी कम होता था। उदाहरण के लिए 1639 ईस्वी में आइन में वर्णित कीमतों को आधार मानते हुए मुल्तान से थट्टा तक नाव द्वारा गेहूं के वाहन की कीमतों में केवल 2 गुना तथा सफ़ेद खांड की कीमतों में 1/6 की वृद्धि ही हुई थी। उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि अधिक मात्रा में माल के वाहन की प्रथा से पूर्व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाती थी और जो विशेषकर खाद्यान्न सामग्री पर ज़्यादा थी, खाने पीने की जो वस्तुएं थी उन पर।
यातायात के साधनों के अतिरिक्त कुछ एक अन्य कारण माल के लाने ले जाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते थे। इनमें से चुंगी एवं राहदारी कर का स्थान महत्वपूर्ण था। अकबर एवं उसके उत्तरकालीन बादशाहों के द्वारा जारी किए गए अनेक आदेशों एवं प्रपत्रों में अबवाब, तमगों एवं ज़कात आदि को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त करने का उल्लेख हमको मिलता है। इन आदेशों के परिणाम स्वरूप बहुत सी चुंगी एवं कर, जिनमें से अधिकांशतः पूर्ववर्ती शासकों के समय से प्रचलित थे, हटा दिए गए थे। किंतु व्यवहार में ये आदेश कहाँ तक क्रियान्वित हुआ था, यह हम नहीं कह सकते स्पष्ट रूप से। ऐसे आदेशों का पूर्ण क्रियान्वयन सीमित क्षेत्र में भी नहीं हो पाता था। सभी तरह के अबवाब किसी न किसी रूप में प्रचलित रहे, चाहे उनका लगान वैध था अथवा अवैध था। माल के यातायात पर कर भार की दृष्टि से राहदारी एवं अन्य सीमावर्ती करों का काफ़ी महत्व था, जो कि क्षेत्र नियंत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी सीमा से माल के गुजरने पर वसूल किया जाता था। राहदारी का निर्धारण वस्तु के मूल्य एवं भार पर ही निर्भर था और इस तरह से वस्तु की किस्म के अनुसार कर का निर्धारण भी होता था। किंतु नदियों द्वारा ढोए जाने वाले माल पर सामान्यतः समान रूप से कर लगाया जाता था। यह अकबर, शाहजहां, औरंगजेब द्वारा प्रेषित आदेशों से ज्ञात होता है कि खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं पर राहदारी नहीं ली जाती थी। साधारणतः परिस्थितियों में यह कर भार संभवतः अधिक भी नहीं था, किंतु कमी एवं दुर्भिक्ष के दिनों में यह बहुत भारी और असहनीय हो जाया करता था। इस कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि थी और कर का भार कीमत की वृद्धि के साथ भी बढ़ जाया करता था। दूरस्थ व्यापार की प्रक्रिया एवं व्यापारियों की गतिविधियां पूर्णतः व्यवस्थित एवं सुविकसित वित्तीय एवं साख व्यवस्था पर आधारित थी। हुंडी, जिसके विषय में हमने पहले भी अध्ययन किया है, हुंडी एवं अदायगी पत्र का प्रचलन मुगल कालीन भारत में सामान्यतः था तथा वित्तीय आदान प्रदान, ऋणों के भुगतान एवं कर्ज लेन देन का कार्य में इनका उपयोग तत्कालीन आर्थिक प्रणाली का अंग बन चुका था। जहां एक और यूरोपीय कंपनी के विवरण में इन धनवाहक पत्रों के दूरस्थ उपयोग का विवरण हमको मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लेखों से विदित होता है कि कम दूरी के लिए भी इनका प्रचलन सामान्य था और यह उपयोग में हुंडी और वित्तीय पत्र प्रयोग में लाए जाते थे। इस व्यवस्था में खर्च की दर समयानुसार मान्य थी। वास्तव में इस वित्तीय आदान प्रदान की व्यवस्था के संचालन में समाज का एक विशिष्ट वर्ग, जिसमें कि हम जिनको सर्राफ कह सकते हैं, बोहरा, महाजन, शाह, साहूकार आदि भी सम्मिलित हुआ करते थे। प्रमुखता में आया जिसे राजाश्रय प्राप्त होता था। आर्थिक प्रक्रिया में इस विषय के महत्व को उक्त अध्याय में दर्शाया जा चुका है। पहले मैंने आपको बताया था, यदि याद होगा तो। वस्तुतः आंतरिक व्यापार की परिधि एवं क्षेत्र के आकार के विषय में जानकारी के लिए व्यापारिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था मुगल काल में। कम से कम व्यापार के आयात निर्यात प्रक्रिया में बंगाल का एक विशिष्ट स्थान था, ये हमको वैसे ही मालूम है। ऐसी स्थिति में यहाँ के व्यापार को आधार मानते हुए व्यापारिक मार्गों का विवरण अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। बंगाल का देश के अन्य भागों के साथ सुव्यवस्थित व्यापारिक संबंध था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल का तटवर्ती प्रदेशों के साथ सुसंबद्ध व्यापार होता था। यहाँ से प्रमुख रूप से चीनी, चावल तथा घी, कोरामंडल तथा मालाबार के बंदरगाहों को तथा कोंकण और गुजरात भेजी जाती थी। अफीम विशेषतः केरल भेजी जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं भी दक्षिण प्रदेशों एवं पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों में भेज दिया करता था। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से पश्चिमी तटीय प्रदेशों में बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा भी भेजा जाता था। इस तरह से व्यापार धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न का आयात बंगाल से ही हुआ करता था। जैसा कि पेरार्ड फ्रेंची ने कहा है कि जब बंगाली जहाज समय पर
नहीं पहुंच पाते थे तो चावल दुर्लभ हो जाता था और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी। आगरा, बनारस एवं उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों के साथ बंगाल के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इन प्रदेशों में नदियों तथा स्थल द्वारा व्यापारिक सूती कपड़े, रेशम तथा अनाज ले जाया जाता था। बिहार के क्षेत्रों को बंगाल काफ़ी सामान भेजा करता था। इस तरह से मुर्शिदाबाद व सैयदाबाद से रेशम, बंगाल के निचले प्रदेशों से सूती वस्त्र, मालदा से रेशम, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से रेशम की बनी हुई वस्तुएं तथा सतगांव से रजाई और कंबल पटना भेजे जाते थे। यह उल्लेखनीय है कि यह व्यापार स्थायी था। पटना से प्राप्त की गई रेशम बड़ी मात्रा में आगरा व गुजरात भी भेजी जाती थी। गुजरात 17वीं शताब्दी में बंगाल का रेशम का प्रमुख ग्राहक था। अहमदाबाद एवं सूरत से प्राप्त कच्ची रेशम के कपड़े बनाकर संपूर्ण हिंदुस्तान में भेजे जाते थे। बंगाल से निर्यात के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी मात्रा में आयात भी होता था। कोरामंडल के तट से आने वाले जहाज़ों में तांबा, जस्ता, टिन, तंबाकू, मसाले तथा मसूलीपट्टम की प्रसिद्ध छींट भरी रहती थी। कश्मीर से ऊन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से नमक तथा टिन, गलीचे, अफीम, मालाबार तट से काली मिर्च तथा अन्य वस्तुएं ले जाई जाती थी। बंगाल ही केवल एक ऐसा प्रदेश था जहां से बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात समान रूप से होता था। अन्य तटवर्ती प्रदेशों में वस्तुओं के आयात निर्यात की प्रक्रिया कम व अधिक मात्रा में होती रहती थी। यहाँ पर हमने एक तो व्यापारिक साधन देखे, इसके अलावा इन व्यापारिक साधनों में जो कर व्यवस्था थी वह देखी, और साथ में किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था नावों के द्वारा, बंदरगाहों पर जहाजी बेड़ों से, इस व्यवस्था का हमने अध्ययन किया है। और इसी के साथ हमारा ये जो व्यापार के साधन थे, यहाँ पर हमारा ये अध्ययन समाप्त होता है।